हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फाइनेंशियल अड्डा की एक नई सीरीज पे, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआईएसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम। यानी मार्केट में आपको पता है कि एनआईएसएम के बहुत सारे एग्जाम्स अवेलेबल है। काफी सारे एग्जाम्स है, एनआईएसएम सीरीज 5A, एनआईएसएम सीरीज 13, एनआईएसएम सीरीज 15, बहुत सारे एग्जाम्स एनआईएसएम के अवेलेबल है। एक एग्जाम है जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। अब आपको पता है, मैं खुद एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और मैं जब ये एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बना था तो मैंने ये एनआईएसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम को क्लियर किया। जिस दिन मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, मैंने एमपी पे अपनी रजिस्ट्रेशन करी और वहां से मेरे को एआरएन नंबर अलॉट हुआ, जिसका मतलब होता है एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर। और एमपी जो है वो सेबी के द्वारा बनाई गई एक एसोसिएशन है जो स्पेशली यहां पर रेगुलेट करती है सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस को। अब आज की हम सीरीज में पहला चैप्टर हम लोग सीखेंगे एनआईएसएम का, और इसमें जितने भी चैप्टर है सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम जसकीरत सिंह गुजराल है, आप सभी को मेरा नाम पता है। मैं फाउंडर हूं फाइनेंशियल अड्डा का। एनआईएसएम सीरीज 5A में सर्टिफाइड हूं आईआरडीएआई यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं वहां से भी इंश्योरेंस एडवाइजर सर्टिफाइड हूं। बीएससी इंस्टीट्यूट में सर्टिफाइड हूं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं और एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर हूं। और 7 सालों से ऊपर का एक्सपीरियंस है आज के दिन मेरे पास। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनआईएसएम की सीरीज 5A, जो कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज के दिन ही अपने पेपर, पेन और पेपर जो आप नोट्स बना रहे हो उस पे आज के दिन ही अपना टारगेट लिख दो कि आपको ये एग्जाम कब देना है। क्योंकि जब माइंड में एक टारगेट होता है ना, या माइंड में एक डेट डिसाइडेड होती है, तब अच्छी से पढ़ाई होती है। जब हमें पता होता है ना कि अभी पढ़ लेते हैं बाद में एग्जाम दे देंगे, वो डेट कभी आती ही नहीं। तो आज पहले ही डिसाइड कर दो, ये 2 से ढाई महीने में हम लोग ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। लाइव कोर्स चलेगा, क्लासेस लाइव चलने वाली है। 2 से ढाई महीने में हम ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो आप इजीली एग्जाम दे पाओगे। तो आज से ही 3 महीने की बात, 3 महीने बाद की डेट या 2 से ढाई महीने के बाद की डेट को आज ही अपने डायरी में या नोट्स में नोट डाउन कर दो। उसके बाद मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट आपको भी अपने नोट्स बनाने हैं। और वीडियो के एंड में हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यू, और आपके जो भी डाउट्स होंगे हम वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस करेंगे। या अगर आप ये यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और आपको कंसिस्टेंट रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर 1, जो कि है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। और इसको बहुत ध्यान से समझना, एक एक चीज को समझाऊंगा आपको, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, तो बिल्कुल ध्यान से ये चीज को समझना। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टर एंड देयर फाइनेंशियल गोल्स। सबसे पहले समझिए, इन्वेस्टर जो होते हैं ना, उसके पास काफी सारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। अगर मैं एज अ इन्वेस्टर हूं तो मेरे बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। अब मेरा पहला गोल तो यह है कि मेरे को अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना है। यानी आज मैं कमा रहा हूं मान लो 1 लाख रुपए महीना, आज से 10 साल बाद मेरे को अपनी इनकम बढ़ानी भी है, यानी बिजनेस में आगे भी बढ़ना है, जॉब में आगे भी बढ़ना है। बट साथ के साथ मेरे पास कुछ पैसिव इनकम भी होनी चाहिए। यानी मेरे पास, आपको समझना चाहिए कि कुछ ऐसी इनकम की कल को कोई इमरजेंसी आए तो मेरे को उस इमरजेंसी को मैं मीट कर पाऊं। तो इसलिए हम लोग बनाते हैं इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड क्या कहते हैं कि आपका 6 महीने का जितनी इनकम है, यानी आपकी मंथली इनकम है ना, तो 6 महीने की इनकम एटलीस्ट आपके पास यहां पर होनी चाहिए एज अ इमरजेंसी फंड। जिससे कल को अगर आपकी जॉब चली जाती है, या अगर आप बिजनेस में कुछ टाइम नहीं कमा पा रहे, या बिजनेस बंद हो जाता है कुछ टाइम के लिए, तब आपके पास एक डिसेंट अमाउंट होना चाहिए उस टाइम के लिए सर्वाइव करने के लिए। तो इन्वेस्टर एंड देयर फाइनेंशियल गोल में हम लोग क्या बात करेंगे कि वेल्थ कैसे बिल्ड करनी है, अपना फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है। और ये इन्वॉल्व करता है एलोकेटिंग रिसोर्सेज, टिपिकली मनी, टू अर्न इनकम और प्रॉफिट ओवर टाइम। अब बात समझते हैं कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव रेफर किसे करते हैं।
Financial objective refers to various life needs requires money. Example, education, retirement, buying a house. When amount and timelines are assigned, these become financial goals. अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। लाइफ में हमें काफी सारे गोल्स होते हैं। जैसे मेरा गोल है कि भाई आने वाले टाइम में मेरी जब शादी होगी, जब बच्चे होंगे, तो उनकी एजुकेशन का गोल, ठीक है। सेकंड मेरे लिए है कि मेरे रिटायरमेंट का गोल। थर्ड है मेरे को आज से 10 साल बाद एक बड़ा घर खरीदना है, तो मेरे होम के लिए एक मेरे को मतलब गोल है मेरा। तो जब हमारे ये गोल्स होते हैं ना, इसी के लिए तो हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप लोग आज इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ गोल्स है। अगर कोई गोल्स ही ना हो तो हम इन्वेस्टमेंट ही क्यों करेंगे? तो ये होता है कि इन्वेस्टर एंड देयर फाइनेंशियल गोल, कि इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल्स होते हैं और उनके लिए उनको प्लानिंग करनी होती है। ठीक है जी। गोल्स अराइजेस ड्यू टू एक्सपेंसेस एक्सीडिंग रेगुलर इनकम एट अ गिवन टाइम। इन्वेस्टमेंट हेल्प ब्रिज दिस गैप बाय जनरेटिंग वेल्थ फॉर फ्यूचर नीड्स। अब एक चीज समझो, हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि अगर मान लो आज से 10 साल बाद का मेरा गोल है कि मैं एक घर खरीदूंगा, बट मैं आज पैसा क्या कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ उसको सेविंग्स में रख रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं घर के लॉकर में आके हर महीने लाख लाख रुपए रख रहा हूं। ठीक है, 1 लाख रुपीज को मैं सेव कर रहा हूं, लॉकर में रख रहा हूं, कि ये सोचकर कि 10 साल बाद मैं घर खरीद लूंगा। बट आप ये समझो, जिस घर की वैल्यू आज 1 करोड़ है, आज से 10 साल बाद उसकी हो सकती है वैल्यू 2-2.5 करोड़ पहुंच जाए। तो अगर मैं वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, उस पर रिटर्न नहीं कमाऊंगा, तो मैं इन्फ्लेशन की वजह से मेरी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। आई होप यहां पर आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब लाइफ में हमें गोल सेट करने होते हैं, हमें काफी सारे गोल सेट करने होते हैं। और गोल्स कैसे होते हैं? कुछ होते हैं प्लान्ड और कुछ होते हैं अनएक्सपेक्टेड। अब डिफरेंस क्या है डिजायरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट्स में? अब देखिए, डिजायरेबल क्या है? एजुकेशन, भाई मेरे को वो मेरे बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए प्लान करना ही करना है। अब हॉस्पिटलाइजेशन एकदम से आ गई, वो अनडिजायरेबल इवेंट है, मुझे नहीं पता, एकदम से जरूरत पड़ गई, बट उस केस के लिए मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है? हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद मुझे प्रायोरिटाइज करना है गोल्स को, कि कौन से मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और डिसाइड करना है फंडिंग स्ट्रैटेजी, इमरजेंसी फंड फॉर रिस्क, इन्वेस्टमेंट फॉर प्लान्ड एक्सपेंसेस। मैंने आपको पहले ही बताया कि कल को अगर लाइफ में एकदम से कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो मुझे पहले से ही उस गोल के लिए प्लान करके चलना है कि अगर इमरजेंसी आ गई तो मेरे पास फंड्स होने चाहिए। और डिटरमाइन करना है कि ये जो गोल मैं सेट कर रहा हूं, कितने टाइम में मेरा ये गोल अचीव होना चाहिए और कितना मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको डिटरमाइन करनी होगी। तो गोल सेटिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। मैंने अपनी लाइफ का गोल बनाया हुआ है कि आज से 55 की एज में मैं रिटायर हो जाऊंगा। लोग 60 की एज में होते हैं, मैंने सोचा कि मैं 55 की एज में हो जाऊंगा। तो मैंने पहले ही एक डिजायर रख ली कि भाई 55 की एज में मेरे को रिटायर होना है, और मैंने एक माइंडसेट बना लिया कि मेरे को इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए मैंने आज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये समझो कि आपके जो गोल्स हो सकते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म में कुछ इमीडिएट टर्म के गोल्स हो सकते हैं, कोई नियर टर्म के गोल्स हो सकते हैं, कुछ मीडियम टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म। अब इमीडिएट टर्म में आपको आ सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड्स, उसमें भी आ सकता है। अब जो लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे कि मेरा रिटायरमेंट का गोल है, वो मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल है ना। या अगर मेरे को आज से 10 साल बाद एक ड्रीम कार खरीदनी है, तो वो मेरा थोड़ा सा मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म गोल हो जाएगा। और इमीडिएट टर्म में मेरा अगर गोल क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आज से 2 साल बाद मुझे लगता है कि मैं शादी कर लूंगा, तो मेरे 2 साल बाद जो शादी करने की मेरी प्लानिंग है, वो मेरा नियर टर्म गोल है। और उसके लिए मुझे आज से ही कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करना होगा, क्योंकि बहुत पैसा चाहिए आपको शादी में आज के दिन। तो आपको देखना होगा कि कौन से गोल आपके शॉर्ट टर्म है और कौन से आपके लॉन्ग टर्म है, और उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कौन सी होगी। आपको एक चीज मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बैठता हूं, हम लोग उनके डिस्कशन करते हैं, तो हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से और लॉन्ग टर्म गोल्स से है। तो जब वो शॉर्ट टर्म गोल्स अपने बताते हैं ना, तो हम उनको शॉर्ट टर्म गोल्स के अकॉर्डिंग ही गाइड करते हैं। और जब लॉन्ग टर्म होता है, हमें पता है अभी टाइम है, तो हम वहां रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। यानी अगर आपको कोई बोले कि 2 साल के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर दो, कि एक शॉर्ट टर्म गोल है, उसके लिए इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल 2 साल बाद शादी है, और आप आज स्मॉल कैप फंड में डाल दो जिससे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। बट जहां मैक्सिमम रिटर्न है, वहां डाउन साइड भी मैक्सिमम हो सकती है।
अगर स्मॉल कैप नहीं चला तो आपका पैसा नीचे आ जाएगा और आपको जब जरूरत होगी आप यूज नहीं कर पाओगे। तो आपको गोल डिसाइड करने शॉर्ट टर्म में कौन से गोल्स है, लॉन्ग टर्म में कौन से गोल्स है, और उनके बेसिस पे अपने जो इन्वेस्टमेंट जो है आपको डिजाइन करनी होती है। अब यहां पर हम समझेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। अभी देखिए सेविंग का क्या मतलब है। सेविंग का मेरा सिंपल मतलब है कि मुझे पैसा जोड़ना है। बट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि मेरे को इन्फ्लेशन को बीट करना है। देखिए जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरा जो इन्फ्लेशन को बीट करने का वो होता है ना, वो ज्यादा होता है कि यार इन्फ्लेशन बीट हो। जब मैं एमएफ की इन्वेस्टमेंट करता हूं या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं, वो इसलिए करता हूं कि यहां पर ही यही दो एक एसेट क्लास है, मतलब इक्विटी एज अ एक ही एसेट क्लास मुझे नजर आ रहा है आज के टाइम पे जो क्षमता रखता है हमारे इन्फ्लेशन को बीट करने की। इवन गोल्ड भी उसमें है, सिल्वर भी है, बट लॉन्ग टर्म में जो हमने देखा है वो इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो लॉन्ग टर्म में क्षमता रखता है इन्फ्लेशन को इजीली बीट करना। अब एक केस स्टडी समझाता हूं, थोड़ा और समझ आएगा आपको। लेट्स स्टडी द केस ऑफ आरव। आरव जो है 30 ईयर ओल्ड प्रोफेशनल है। वो रिटायर होना चाहता है 60 की एज में। करेंटली उनके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो है 50,000। अगर इन्फ्लेशन एज्यूम्ड करते हैं हम 6% पर एनम, हिज एक्सपेंसिव विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली बाय द टाइम ही रिटायर। क्योंकि 6% का इन्फ्लेशन हो रहा है हर साल, तो जो एक्सपेंसेस है रिटायरमेंट की एज तक तो काफी बढ़ जाएंगे भाई। 50,000 महीना तो नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसका समझ लेते हैं कि अभी तो 30 की एज में 50,000 रुपए महीना है, बट आफ्टर 30 ईयर्स यानी 60 की एज में जो खर्चा 50,000 रुपए महीना होता था वो हो जाएगा 2,87,175 पर मंथ। यानी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 6 गुना। कहां 50,000 रुपए का वो खर्चा करते थे 30 की एज में, जब 60 की एज में रिटायरमेंट हुई तो उनका खर्चा पहुंच गया 2,87,000। अब अगर वो चाहते कि वो यही रिटायरमेंट में जैसी लाइफ वो 30 की एज में जी रहे थे वैसे ही सेम लाइफस्टाइल वो 60 की एज में जी पाए, तो उनको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। और उनको कितना पैसा चाहिए, उनको चाहिए 10 करोड़ रुपीस। सो 60 की एज में 10 करोड़ रुपए चाहिए जिससे वो रेगुलर इनकम बना पाएंगे हर महीने की 2,87,000 की। अगर उनके पास 10 करोड़ नहीं होंगे तो वो मंथली इनकम इतनी नहीं बना पाएंगे, और उनका जो लाइफस्टाइल है कहीं ना कहीं उनको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इसके लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करें कि ये 10 करोड़ का कॉर्पस बने, क्योंकि आज तो आरएफ की एज 30 है ना, और रिटायरमेंट है जो आरएफ की वो होनी है 60 की एज पे। तो अगर हम 4% एनुअली यहां पर देखें सेविंग्स इंटरेस्ट, तो 25,000 रुपए महीना अगर सेविंग्स अकाउंट में वो डालते हैं जहां 4% एनुअल रिटर्न मिलता है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर 3 करोड़ रुपए उनके पास आते हैं रिटायरमेंट में, ठीक है जी। बट हम ये वाला तो करेंगे, हम इसको कहां पर डालेंगे, म्यूचुअल फंड्स में। और हम कितना एक्सपेक्ट करेंगे, हम अपनी एक्सपेक्टेशन 12% से ऊपर नहीं लेके जाएंगे। 12% से ऊपर का रिटर्न आ गया तो वो हमारे लिए बोनस है। बट अगर 25,000 रुपए महीना वो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में और 30 ईयर्स है और 12% का हम लोग यहाँ पर एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर लेते हैं, तो हम अप्रोक्सीमेटली 9.9 करोड़ का जो कॉर्पस है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर पाएंगे, और जिससे उनकी रिटायरमेंट कंफर्टेबली यहाँ पर रिटायरमेंट उनकी हो पाएगी और वो आराम से मंथली एक्सपेंसेस कर पाएंगे। तो आप केस स्टडी से समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। केस स्टडी से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप आज 30 की एज में हो या 25 की एज में हो या 35 की एज में हो, आप पहले रिटायरमेंट की एज डिसाइड करो, इन्फ्लेशन को 6% पर एनम लो, और आज का मंथली एक्सपेंसेस देखो कि कितना है आपका, और आज से 30 साल बाद आपका कितना हो जाएगा। 6% इन्फ्लेशन लगाओ, जो कैलकुलेशन आएगी जितना आपको समझो कि कितना, आप जैसे यहां पर कैलकुलेशन आई 2,87,000, दैट मींस जो 50,000 रुपए 30 की एज में लगते थे महीने का खर्चा, वो महीने का खर्चा 60 की एज में पहुंच गया 2,87,000। और अगर मेरे को 2,87,000 पर मंथ की इनकम चाहिए तो मेरे पास 10 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए 60 की एज पे। और वो पॉसिबल करने के लिए मुझे 25,000 रुपए हर महीना एसआईपी करनी होगी, जिसमें मैं एक्सपेक्ट करूंगा 12% पर एनम का रिटर्न, और 10 करोड़ के आसपास का मैं कॉर्पस एक्यूमुलेट कर पाऊंगा और आराम से अपनी रिटायरमेंट कंफर्टेबली बिता पाऊंगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब फैक्टर्स टू इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट। आप जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे आपको कुछ चीजें बहुत ध्यान से देखनी है। सबसे पहली सेफ्टी। देखिए एक इन्वेस्टर के लिए
उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ्टी बहुत जरूरी है। वो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहेगा, वो चाहेगा कि कुछ ना, अगर मेरे को रिटर्न नहीं आ रहा ना आए, मेरी कैपिटल प्रोटेक्ट रहे। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि आप जिस भी एसेट क्लास पे इन्वेस्ट करते हो, आप ये समझो कि उस एसेट क्लास में आपकी कैपिटल लॉस होने के चांसेस कितने हैं। जैसे अगर आप मेरे से पूछो कि शेयर्स में कैपिटल लॉस होने के चांसेस है, मैं कहूंगा बिल्कुल है। स्मॉल कैप में ज्यादा है, माइक्रो स्मॉल कैप में उससे भी ज्यादा है, मिड कैप में लार्ज कैप के अकॉर्डिंग कम है, और लार्ज कैप में जो कैपिटल जीरो होने के या कैपिटल कम से कम होने के, माइनस होने के चांसेस हैं, बट कम एज कंपेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप। तो शेयर्स में है, बट बॉन्ड्स में वहां डिफॉल्ट का रिस्क आ जाता है ना, वहां डिफॉल्ट का रिस्क है। बट कुछ अच्छे बॉन्ड्स होते हैं जो आपके पक्के पैसे रिटर्न आता ही रहता है। एफडी एफडी 5 लाख तक तो गवर्नमेंट सिक्योर करती है, और बड़े बैंक की एफडी बहुत रेयर ही चांस होता है कि डूबे। बट आप एक इन्वेस्टर क्या ढूंढता है, इन्वेस्टर ये ढूंढता है कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्या उसकी कैपिटल प्रोटेक्ट है। ये चीज इन्वेस्टर देखता है हमेशा। सेकंड, वो देखना चाहेगा लिक्विडिटी। या मैं आपको गाइड कर रहा हूं, अगर आप एज अ इन्वेस्टर हो तो आप जरूर देखो कि आप जिस इन्वेस्टमेंट, जहां पे भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वहां लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी जब जरूरत पड़ेगी। क्या उसमें कोई लॉक इन तो नहीं है, कोई पेनल्टी तो नहीं है अगर आप विड्रॉ करते हो तो। ये सारी चीजें चेक करो। उसके बाद आपको इवेल्युएट करना है रिटर्न, इंक्लूड्स पीरियोडिक इनकम, करंट इनकम एंड कैपिटल गेन्स, एग्जिट चार्जेस एंड पेनल्टीज कैन इम्पैक्ट ओवरऑल रिटर्न्स। अब इसमें क्या होता है, काफी लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, बट उनको यही नहीं पता होता कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होता है। वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उनका लग जाता है क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। बट कभी कभार या म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट कर देते हैं और 1-1.5 साल में एग्जिट कर जाते हैं, तो काफी सारे यूनिट्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाता है। या उनको ये नहीं पता होता कि म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में एग्जिट चार्जेस होते हैं 1 साल से पहले एग्जिट करने में। तो 1 साल से जब पहले वो एग्जिट करते हैं तो उनको कुछ परसेंट का चार्ज भी देना पड़ जाता है। तो ये चीजें सारी देखनी पड़ती है। उसके बाद कन्वीनियंस, यानी इन्वेस्टमेंट शुड बी इजी टू मैनेज, विड्रॉ एंड ट्रैक। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं जहां पे भी पैसा लगा रहा हूं, वो पैसा जब मेरे को जरूरत पड़े तो मैं उसको विड्रॉ कर पाऊं, उसको मैनेज कर पाऊं और उसको ट्रैक कर पाऊं। आज से 25-30 साल पहले जब शेयर्स बिकते थे, वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते थे। आज के दिन ना ही लोग उसको सही से मैनेज कर पा रहे हैं, ना ही ढंग से विड्रॉ कर पा रहे हैं, ना ही ट्रैक कर पा रहे हैं। मैं ये किन की बात कर रहा हूं, मैं ये उन इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं जो 90s 80s के टाइम पे फिजिकल शेयर्स खरीदते थे। अब उनको नहीं पता था कि आने वाले टाइम में फिजिकल शेयर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो जाएगा। तो काफी लोगों के शेयर्स पुराने निकलते हैं। अब वो इजी टू मैनेज नहीं है, विड्रॉल के लिए बहुत मुश्किल होती है, ट्रैक इजीली होता नहीं। तो पॉइंट मेरा ये है कि आज के दिन एक इन्वेस्टमेंट जब करता है इन्वेस्टर, वो जरूर देखता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इजी टू मैनेज होनी चाहिए, विड्रॉ इजीली हो जाना चाहिए और वो ट्रैक कर पाए। अब टिकट साइज, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड वेरीज फ्रॉम स्मॉल अमाउंट 50 to 100 to large sum 1 lakh. Investment decision should align with financial goal, not just affordability. तो यहाँ पे ये समझाना मैं चाह रहा हूँ आपको, ये नहीं है कि जैसे अब 100 रुपए की भी एसआईपी आ गई है, वो इसलिए आई है कि आप अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। बट आपको एसआईपी करनी चाहिए 10,000 रुपए की और आप कर रहे हो मान लो 2,000 रुपए की, तो आप फिर वो गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपके गोल्स के बेसिस पर होनी चाहिए। फिर पॉइंट आ जाता है टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी इनकम पर टैक्स कितना लगने वाला है, या आपके जो रिटर्न्स बन रहे हैं उस पर कितना टैक्स है, और टीडीएस इस पे कटेगा या नहीं कटेगा, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। मतलब ये वो फैक्टर्स है जो आपको एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखने होंगे। उसके बाद अब आपके पास डिफरेंट एसेट क्लासेस अवेलेबल है मार्केट में। सबसे पहली फिक्स्ड इनकम। अब ये फिक्स्ड इनकम का सिंपल मतलब है कि आप अपना पैसा कंपनीज को या कॉर्पोरेट्स को या गवर्नमेंट को एज अ लोन दे रहे हो और उनसे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो। इसे हम कहते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। सेकंड आ जाता है रियल एस्टेट, यानी आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हो, आप फ्लैट खरीदते हो, आप प्लॉट खरीदते हो, और वहां से जो रिटर्न आता है वो रिटर्न आ सकता है रेंट के बेसिस पर, वो रिटर्न आ सकता है कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी आपने खरीदा 1 करोड़ का प्लॉट, आज से 5 साल बाद आप बेचने गए तो वो 1.25 करोड़ का हो गया, या 2.25 करोड़ का हो गया, या 2 करोड़ का हो गया, तो आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन हुई। आपने एक फ्लैट खरीदा 50 लाख का, वो आपको हर महीने 25,000 का रेंट भी दे रहा है, और 5 साल बाद आपने उसको बेचा 75 लाख का। तो रियल एस्टेट भी आपके पास अवेलेबल है। बट पॉइंट क्या है रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट में पैसा बहुत चाहिए आपको।
फिक्स्ड इनकम में क्या पॉइंट है, फिक्स्ड इनकम में पैसा तो आज डेट फंड के थ्रू आप हर महीने 1,000 रुपए भी फिक्स्ड इनकम पे लगा सकते हो, बट फिक्स्ड इनकम के जो रिटर्न्स होते हैं वो 6% से लेके अप्रोक्सीमेटली 8-9% तक भी जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्क। फिर एसेट क्लास हमारे पास आता है इक्विटी, दैट इज स्टॉक मार्केट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है क्योंकि यही मुझे ऐसा लगता है यही एक इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है जो आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन को बीट करता आ रहा है, करता रहेगा। मतलब वो मैं लाइन दोबारा बोलता हूं, इक्विटी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट क्लास है जो इन्फ्लेशन को बीट करता आ रहा है, करता है और करता रहेगा। फिर आ जाती है कॉमोडिटीज, कॉमोडिटीज जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, गैस और भी कितनी सारी कॉमोडिटीज है, ठीक है। तो कॉमोडिटीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये कुछ एसेट क्लासेस हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर किसमें कितना रिटर्न की पोटेंशियल है, अब आप देख सकते हो फिक्स्ड इनकम का जो ग्राफ है वो कम से कम है, फिर उसमें जो रियल एस्टेट है वो भी आपको उससे फिक्स्ड इनकम से ऊपर नजर आ रही है, कमोडिटीज उससे ऊपर नजर आ रही है, और सबसे ऊपर जो एसेट क्लास है जो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सकता है वो है हमारा शेयर मार्केट, जिसको हम कहते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अब एक और चीज यहां पर मैं समझाऊंगा आपको इक्विटी के अंदर, ये मेरे को कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मैं दो तीन चीजें चलो यहां पर समझा देता हूं आपको। जो रियल एस्टेट है उसका नेचर क्या है, वो फिजिकल एसेट है, ठीक है। कमोडिटीज भी क्या है, फिजिकल भी है और फाइनेंशियल भी है, ठीक है। और रियल एस्टेट को आज के दिन आप टेंजिबल में कैसे ले सकते हो, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको फिजिकली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना तो उसके लिए रीट्स और इनवीट्स आगे जो मैं आगे आपको समझाऊंगा, तो उसके थ्रू आप कर सकते हो, वहां आपको फिजिकली ओन नहीं करना रियल एस्टेट, बट आपका पैसा रियल एस्टेट में लग जाएगा। वहीं फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल एसेट है, इक्विटी स्टॉक फाइनेंशियल एसेट है। लिक्विडिटी की बात करें, रियल एस्टेट में जो लिक्विडिटी होती है वो कम से कम होती है, इतना इजी नहीं है रियल एस्टेट में। आज आप घर बेचने जाओगे, हो सकता है 2 से 3-4 महीने लग जाए बिकते बिकते और पैसा आते आते। कमोडिटीज की बात करूं तो गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं वो ज्यादा लिक्विड होते हैं, बट बाकी सारी कमोडिटीज जो है वो कम लिक्विड होती है। फिक्स्ड इनकम जो है वो ट्रेड कर रही है मार्केट में तो लिक्विडिटी अच्छी है, स्टॉक मार्केट क्योंकि ट्रेड कर रहे हैं तो लिक्विडिटी अच्छी है। रियल एस्टेट में रिटर्न में आपको बता चुका हूं, रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन। कमोडिटीज में कैपिटल एप्रिसिएशन, और फिक्स्ड इनकम में यहां पर आपको इंटरेस्ट इनकम मिलता है और कभी कभी कैपिटल गेन भी मिल जाता है कुछ टाइप ऑफ स्कीम्स में। फिर इक्विटी के अंदर आपको कैपिटल गेन्स भी मिलता है और साथ में डिविडेंड भी मिल सकता है। रियल एस्टेट में जो रिस्क रहता है वो मीडियम टू हाई है, कमोडिटीज में जो रिस्क है वो यहाँ पर मीडियम रहता है, और फिक्स्ड इनकम में जो है वो लो टू मीडियम है और डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्रेडिट रिस्क फंड है, यानी उसने कितना रिस्क लिया हुआ है। और स्टॉक्स में जो रिस्क होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। टैक्स की बात करूं तो प्रॉपर्टी टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स और रियल एस्टेट में टैक्स थोड़ा ज्यादा होता है। वहीं वेरिएबल है, कमोडिटीज में जो टैक्स है वो वेरिएबल है, गोल्ड हैज जीएसटी, कैपिटल गेन्स टैक्स ये है गोल्ड के अंदर। और फिक्स्ड इनकम की बात करूं तो फिक्स्ड इनकम जो है वो ज्यादातर आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, और जो इक्विटी है वो डिविडेंड पर टैक्स है और कैपिटल गेन्स पे टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी टैक्स है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी है। फिर आ जाता है इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन, रियल एस्टेट में लोग लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमोडिटीज में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, फिक्स्ड इनकम में शॉर्ट टू मीडियम लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग क्या गोल है, बट जो फिक्स्ड इनकम में हम लोग इसी लगाते हैं 2-3 साल पैसा रखने के लिए ज्यादातर केस में। इक्विटी प्योर लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म के लिए बना ही नहीं है। फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर, पॉसिबल बाइंग फॉरेन रियल एस्टेट, ठीक है जी। रियल एस्टेट में आप इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकते हो, और इक्विटी के अंदर भी आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में लगा सकते हो, फिक्स्ड इनकम के अंदर आप फॉरेन बॉन्ड्स में लगा सकते हो, और गोल्ड और सिल्वर जो कमोडिटीज के अंदर आ जाता है वो तो भाई हर जगह ट्रेड होता है, वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं और यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाऊंगा और बहुत ध्यान से समझना मेरी ये बात, एक एक करके मैं समझाऊंगा। आई नो मैं थोड़ा सा मतलब एक एक चीज करके समझा रहा हूं तो टाइम ज्यादा लग सकता है, बट समझ आएगी आपको हर एक चीज, पर एक एक लाइन में जल्दी समझा देता हूं। ब्लू चिप कंपनीज, वो कंपनीज जो बड़ी कंपनीज होती है, साउंड कंपनीज होती है, जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे कि लार्ज कैप कंपनीज, उनको हम कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज। मिड साइज कंपनीज अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल फंड, फर्स्ट 100 कंपनीज आर लार्ज कैप कंपनीज, और उसमें भी ब्लू चिप कंपनीज हम उनको कंपनीज को कह सकते हैं जो लार्ज कैप में ऐसी कंपनीज जिनके फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट बहुत अच्छा है और साउंड ट्रैक रिकॉर्ड है और बढ़िया कंपनीज है, उनको हम ब्लू चिप बोलते हैं। फिर आ जाती है मिड साइज कंपनी, यानी
अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल फंड 101 से लेके 250th कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन आर मिड कैप कंपनीज। और ये होती है मीडियम साइज कंपनीज, यहाँ पर क्षमता है कि लार्ज कैप बन सकती है बट रिस्क भी होता है। फिर आ जाती है स्मॉल कैप कंपनीज, ये है 251 ऑनवर्ड। जितनी भी कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट, अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, उन कंपनीज को हम कहते हैं स्मॉल कैप कंपनीज, और इनमें रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। बट इनमें क्षमता है ये कल को मिड कैप कंपनी बन सकती है और कल को लार्ज कैप कंपनी भी बन सकती है। फिर आ जाता है हमारा अनलिस्टेड कंपनीज, यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा हाई है। अनलिस्टेड में रिस्क और रिटर्न दोनों मतलब हाई रहते हैं। अगर रिटर्न आया तो बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है, और रिस्क रहा पूरी कैपिटल जाने की भी यहाँ पर रिस्क है। फिर फॉरेन स्टॉक्स आ जाते हैं, यानी आप बाहर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, यानी म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे शेयर खरीदते हैं, ठीक है जी। फिर आ जाता है हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक तरह के सेम फंड्स होते हैं, बट फर्क इतना है, जब आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हो तो आप इंडेक्स फंड को ओन करने के लिए आपको डीमैट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने अगर 10 लाख रुपए इंडेक्स फंड में डाले तो वो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडेक्स फंड है हमारा सेंसेक्स का या निफ्टी का, तो मैंने जो 10 लाख रुपए डाले तो निफ्टी में जितनी कंपनीज और जितनी उनकी वेटेज है उसी के अकॉर्डिंग मेरे 10 लाख इन्वेस्ट हो जाएंगे। मैंने जब सेंसेक्स में डाले तो 30 कंपनीज जो सेंसेक्स के अंदर है उसी के अकॉर्डिंग, उन्हीं की वेटेज के अकॉर्डिंग मेरे 10 लाख इन्वेस्ट हो जाएंगे। पर मैं इंडेक्स फंड में डाल रहा हूं तो मुझे डीमैट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट मैं जब ईटीएफ बाय कर रहा हूं तो यहां मेरे को डीमैट की रिक्वायरमेंट है, और ईटीएफ भी इंडेक्स फंड वाला ही काम करता है। ईटीएफ भी एनएससी निफ्टी का हो सकता है, सेंसेक्स का हो सकता है, निफ्टी बैंक का हो सकता है, निफ्टी आईटी का हो सकता है। बट ईटीएफ क्या कहता है कि आपने एक बार मुझे पैसा दे दिया फंड को, उसके बाद मैं अपने आप को लिस्ट करवा रहा हूं स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर आपको मेरे ईटीएफ से एग्जिट करना है तो स्टॉक एक्सचेंज पे मेरे यूनिट्स को बेच दो, मतलब मेरे नंबर ऑफ शेयर्स को बेच दो, कोई और उसको खरीद लेगा। तो ईटीएफ में बस ये डिफरेंट है कि ईटीएफ भी इंडेक्स फंड की तरह ही होता है, बट वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है और उसके लिए डीमैट कंपलसरी है। आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आ जाता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फिजिकल एसेट मिलता है। बट मैंने आपको बताया था दो चीजें रियल एस्टेट में आज के दिन, अभी तक रियल एस्टेट प्रॉपर म्यूचुअल फंड नहीं आया, बट रीट्स और इनवीट्स मार्केट में आ चुके हैं। रीट्स क्या है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी आप अपना पैसा देते हो, आपके बिहाफ पे वो लोग आगे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या अपनी अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, ऑफिसेज बनाते हैं और उनको रेंट पे देते हैं, और वहां से जो रिटर्न आता है आपको डिविडेंड भी दे सकते हैं, और आपका जो अगर वो शेयर प्राइस बढ़ता है तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है। तो काफी सारी रीट्स और इनवीट्स, इनवीट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी वो ट्रस्ट जो इन्वेस्टमेंट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब रीट्स और इनवीट्स काफी सारी लिस्टेड कंपनीज भी है, मतलब बहुत सारे लिस्टेड रीट्स और इनवीट्स अवेलेबल है। तो अब म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, जब आप म्यूचुअल फंड को पैसा देते हो तो वो हमारे ब्याज पे रीट्स और इनवीट्स भी खरीद लेता है, तो हमारा पैसा कहीं ना कहीं रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। फिर आते हैं हाइब्रिड एसेट क्लासेस फंड या मल्टी एसेट फंड। हाइब्रिड फंड हो गया बेसिकली डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन। डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन मतलब आपने ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है जो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहा है और डेट मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहा है, यानी डेट मार्केट मतलब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। मल्टी एसेट फंड का मतलब है, जो यहां पर मैं आपको समझा रहा था ना, ये 4-5 एसेट क्लासेस। मल्टी एसेट का फंड है कि थोड़ा पैसा मैं फिक्स्ड इनकम में भी लगाऊंगा, इक्विटी में भी, कमोडिटीज में भी, रियल एस्टेट में भी। तो कहने का मतलब है मल्टी एसेट कह रहा है कि मैं आपका पैसा 3-4 एसेट क्लास में लगाऊंगा, और आज के दिन मल्टी एसेट फंड बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं फिक्स्ड इनकम। अब फिक्स्ड इनकम में बहुत सारे हैं। सबसे पहला फिक्स्ड इनकम क्या है? आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हो बैंक के साथ। फिर आप यहां पर रेकरिंग डिपॉजिट कर सकते हो बैंक के साथ। फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, मैंने 5 लाख रुपए एक ही बार डाले और एफडी कर दी, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक। रेकरिंग डिपॉजिट मतलब मैं हर महीने 1000 रुपए करूंगा, तो इसको आप कह सकते हो बैंक की एसआईपी। म्यूचुअल फंड में एसआईपी का क्या मतलब होता है? हर महीने पैसे देना। वैसी रेकरिंग डिपॉजिट विद अ बैंक मींस कि बैंक की एसआईपी आप हर महीने 1000 रुपए दे रहे हो और इसमें जो रिटर्न होता है वो 5 से 7% के बीच में होता है। फिर आती है एंडोमेंट पॉलिसी। ये एक ऐसी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जहां आपको सेविंग्स प्लस इंश्योरेंस कवर दोनों मिल जाता है। मनी बैक पॉलिसीज, अब देखो मैं ये समझा रहा हूं, हो सकता है ये एग्जाम में आए या ना आए, बट आपको जानना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए मैं एक एक लाइन पे आपको समझा रहा हूं। मनी बैक पॉलिसीज में क्या होता है? ये भी एक तरह की सेविंग्स प्लस इंश्योरेंस प्लान ही होता है, बट इसमें जो आप पैसा देते हो कुछ कुछ इंटरवल्स बाद आपके पास पैसा वापस आता है। फिर आ जाता है गवर्नमेंट का पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें 7% के आसपास का रिटर्न फिक्स्ड मिलता है। जब तक रिटर्न नहीं चेंज हो रहे उतना रिटर्न आता रहता है, और 15 साल का इसमें लॉक इन होता है। बट
ये लॉक इन होने की वजह से लोगों का अच्छा पैसा इसमें सेव हो जाता है। फिर आती है सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी गवर्नमेंट की स्कीम है जो स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए बनाई गई है और बहुत ही अच्छी स्कीम है। रिटर्न 8% के आसपास ही है, बट टैक्स फ्री पैसा मिलता है और पैसा जुड़ जाता है बेटी के लिए। उसके बाद आ जाती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो कि सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट कर सकता है। फिर पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है। पोस्ट ऑफिस में आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हो। कंपनी की फिक्स डिपॉजिट, यानी जैसे मैं कंपनी की फिक्स डिपॉजिट करता हूं, एचडीएफसी बैंक के साथ मैं फिक्स डिपॉजिट करता हूं, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जैसे कि आईसीआईसी होम फाइनेंस, पीएनबी होम फाइनेंस, यहाँ पे और भी जो होम फाइनेंस वाली कंपनीज होती हैं, उन बजाज होम फाइनेंस, ठीक है, या बजाज फाइनेंस कह लो, इनकी एफडी हम लोग करते हैं, तो ये भी मार्केट में अवेलेबल है। फिर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, अब डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में ना इन्वेस्टमेंट करने में काफी अमाउंट लगता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप कम अमाउंट में डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मुथूट का बॉन्ड निकल के आया, तो मुथूट ने क्या कहा, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मैं इतने % का रिटर्न दूंगा, ठीक है, या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लॉन्च करे मुथूट फाइनेंस ने या मुथूट फिनकॉर्प ने। तो आपके पास अगर 10 लाख नहीं है तो आप क्या करोगे, आपने किसी म्यूचुअल फंड में 20,000 रुपए डाल दिए बॉन्ड वाले फंड में, उसने आगे, उसके पास और भी लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसने आगे मुथूट के बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं। फिर आते हैं डेट म्यूचुअल फंड। तो डेट म्यूचुअल फंड क्या है, बेसिकली डेट फंड बिल्कुल अलग नहीं है, दोबारा समझ लो, बॉन्ड्स, डेट, डिबेंचर सब सेम है। डेट फंड्स अगर मैंने बोल दिया, दैट मींस कि आप अपना पैसा दे लोन पर और आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये है डेट फंड। डाउट होगा तो अभी भी कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना। फिर आती है आपकी कॉमोडिटीज, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड फंड्स, गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ। तो गोल्ड सिल्वर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, और या आप गोल्ड के ईटीएफ भी बाय कर सकते हो, सिल्वर का भी ईटीएफ बाय कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे अदर है, वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट रिस्क की। हर एक इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, वो रिस्क समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे इन्फ्लेशन रिस्क, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी ओवर टाइम। इफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर लोअर देन इन्फ्लेशन, रियल वेल्थ डिक्लाइंस। अब मैं सारा का सारा पैसा एफडी कर दूंगा तो वो बेवकूफी है यार, वहां पर मेरा इन्फ्लेशन रिस्क है, एफडी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगी। तो एफडी मुझे तब करनी जब मेरे को पैसे को सिक्योर रखना है, बट जब मेरा ड्रीम ही 10-15 साल या मेरा गोल ही 10-15 साल के बाद है, तो मैं वहां पर रिस्क ले सकता हूं ना। फिर आता है लिक्विडिटी रिस्क, मतलब मैं ऐसी जगह पैसा ना डाल दूं कि कल को मेरे को पैसा निकालना पड़े तो पेनल्टीज लग जाए या मेरे को लॉस हो जाए, एग्जिट लोड लग जाए या पैसा निकल ही ना पाए। तो मेरे को समझना होगा मेरे को पैसा वहीं डालना है जहां लिक्विडिटी अवेलेबल हो। या एफडी में भी आजकल ऐसी एफडी आ गई है जिसको हम बोलते हैं स्वीप इन एफडी, जब भी जरूरत हो आप तोड़ सकते हो उसको। फिर होता है क्रेडिट रिस्क, जब भी आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो या डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो क्रेडिट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है डिफॉल्ट रिस्क, कि आपने जो पैसा दिया कहीं वो डिफॉल्ट ना हो जाए। यानी अब डेट फंड में तो मैं पैसा दे रहा हूँ, म्यूचुअल फंड आगे लोन पर दे रहा है, कल को उन्होंने ही डिफॉल्ट कर दिया तो मेरा तो नुकसान ही होगा ना। तो जो क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है ना डेट फंड के अंदर, उनमें देखना पड़ता है कि कितना रिस्क है। तो डेट फंड जो होते हैं या मनी मार्केट जो फंड्स होते हैं, कुछ काफी ज्यादा कम रिस्क वाले होते हैं और कुछ में ज्यादा रिस्क होता है। वो ज्यादा रिस्क में कौन से फंड्स होते हैं, क्रेडिट रिस्क फंड वाले, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा रिस्क आ जाता है मार्केट एंड प्राइस रिस्क। मार्केट वाइड फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक डाउनटर्न, अब मार्केट में इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया, फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स, यानी कंपनी की सेल्स ही गिर गई तो इसकी वजह से भी तो शेयर का प्राइस डाउन जा सकता है और हमारी इन्वेस्टमेंट डाउन जा सकती है, ठीक है। तो ये सारे रिस्क भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क, बॉन्ड प्राइसेस मूव इनवर्सली टू इंटरेस्ट रेट। अब जो बॉन्ड के प्राइसेस होते हैं ना, वो इनवर्सली रिलेशन होता है इंटरेस्ट रेट में। अगर रेट राइज होता है तो बॉन्ड के प्राइस गिर जाते हैं, और अगर बॉन्ड के प्राइस बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, ठीक है। लॉन्गर मेच्योरिटी बॉन्ड्स आर मोर सेंसिटिव टू रेट चेंजेस, और जो लॉन्गर मेच्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं ना, जिन बॉन्ड्स की मेच्योरिटी 5, 10, 6, 11, 15 साल होती है, वो रेट चेंजेस से उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो ये कुछ रिस्क अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। फिर उसके बाद रिस्क प्रोफाइलिंग एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। अब कुछ टॉपिक हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से भी रिलेटेड है। तो एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जब आप मान लो अगर आप अपनी प्रैक्टिस करोगे या आप किसी कंपनी के लिए वेल्थ मैनेजमेंट में काम कर रहे हो और अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको आपके क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइलिंग करनी है कि वो कितना रिस्क ले सकता है, उसकी क्षमता कितनी है, और वो रिस्क लेने के लिए विलिंगनेस है या नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर क्वेश्चनियर बनता है, मैंने बनाया हुआ है। तो इस तरह से रिस्क प्रोफाइलिंग होती है। फॉर एग्जांपल आप लोग मेरे पास आते हो कि जसकीरत जी मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है,
और अगर आप मेरे पास इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैं आपसे पहले रिस्क प्रोफाइलिंग करूंगा कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर मार्केट कल को 3 साल नहीं चली तब आप कैसे रिएक्ट करोगे। ये सारा क्वेश्चनियर मैंने भराया और उसके बेसिस पे मैंने आपका बिहेवियर जान लिया और फिर उसके बेसिस पे आपको गाइड करा कि कैसे इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। तो रिस्क प्रोफाइलिंग इज मस्ट। आज के दिन सेबी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे कंप्लायंसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप इन फ्यूचर आप भी अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो रिस्क प्रोफाइलिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाती है एसेट एलोकेशन। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बातों में आपको लग रहा होगा मैं बहुत एग्रेसिवली होके बोलता हूं, बट मैं बोलता क्यों हूं मुझे पता है कि ये एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपकी जिम्मेवारी है। कल को जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, कल को आप म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस करते हो या कहीं जॉब करते हो, आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने क्लाइंट की एसेट एलोकेशन प्रॉपर्ली करो। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि आपको एक ही एसेट क्लास में उसका पैसा नहीं लगाना, आपको उसको बॉन्ड्स भी देने हैं यानी डेट फंड भी देना है, आपको उसको गोल्ड सिल्वर फंड्स भी देने हैं, आपको इक्विटी फंड्स भी देने हैं, आपको उसका पैसा एफडीज में भी रखना है, आपको उसका पैसा गारंटेड प्लान्स में भी रखना है। आपको उसको एसेट एलोकेशन करके देनी है, हर एसेट क्लास उसके गोल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है। तो बहुत जरूरी होती है आपको स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन करना। तो एसेट एलोकेशन इज मस्ट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। फिर आ जाता है रीबैलेंसिंग। अब रीबैलेंसिंग का क्या मतलब है? रीबैलेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो टू मेंटेन द टारगेट एसेट एलोकेशन ओवर टाइम। डिफरेंट एसेट में परफॉर्म डिफरेंटली causing deviation from the original allocation. Need for rebalancing: asset do not move in the same direction at the same rate, lending an imbalance. Rebalancing restores the portfolio to its target allocation based on the investor needs and risk appetite. It ensures the investor buys low and sell high, optimizing return. So रीबैलेंसिंग को आप ऐसे समझ सकते हो, रीबैलेंसिंग इसलिए भी जरूरी है, ये हर जगह जरूरी है। अब मान लो मेरे शेयर्स ने बहुत ज्यादा रिटर्न दे दिया मुझे, तो मैंने क्या करा, वहां से शेयर्स में से अपना प्रॉफिट बुक करा और वो पैसे को मैंने कुछ टाइम क्या करा, मैंने डेट में डाल दिया। अभी मेरा डेट पोर्शन ज्यादा था और मेरा इक्विटी कम होता जा रहा था, बट मुझे पता चला कि मार्केट में अब गिरावट आ गई है, या मार्केट में अगर मैं कहूं तो मार्केट में अब इक्विटी सस्ता हो गया है। तो मैंने डेट में से पैसा निकालना स्टार्ट करा और अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाया और उनको रीबैलेंस कर दिया दोबारा से। तो ये मतलब है रीबैलेंसिंग का। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। इफ एन इन्वेस्टर टारगेट एलोकेशन इज 50-50 बिटवीन टू एसेट क्लास and one asset class rises while other fall, the allocation shift. To restore balance, the investor sell part of overperforming asset and buys more of the underperforming asset. मेरी बात समझ आई ना? मैंने क्या कहा, जब मेरा इक्विटी बढ़ गया मैंने वहां से प्रॉफिट बुक करा, कुछ टाइम के लिए मैंने डेट में पैसा लगा दिया जो अंडर परफॉर्म कर रहा था, या कुछ ऐसे एसेट में लगा दिया जो अंडर परफॉर्म कर रहा था, और जैसे ही अंडर परफॉर्मेंस मेरी ठीक हुई मेरा रीबैलेंस हो गया पोर्टफोलियो। या इसको दोबारा से मैं समझो, मेरा एग्जांपल था वो आई होप आपको समझ आया होगा। इनका एग्जांपल भी सही है, बट मेरा एग्जांपल जो मैं रीबैलेंसिंग करता हूं यही करता हूं कि एक एसेट क्लास में अगर मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो ऐसे एसेट क्लास में फिर पैसा लगा दो जहां पर अभी आपको गारंटी रिटर्न मिल रहा है या फिक्स रिटर्न मिल रहा है। और जैसे ही आपके वाला एसेट क्लास अगर मार्केट में कम वैल्यू पे आ गया, जैसे इक्विटी है, इक्विटी की अब वैल्यूएशन कम हो गई है, तो मैंने फटाफट वहां से पैसा निकाला डेट में से और इक्विटी में डाल दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है जी। तो ये होती है रीबैलेंसिंग और ये बहुत जरूरी भी होती है। उसके बाद अब व्हेन टू रीबैलेंस, कब करना कब है रीबैलेंस? रीबैलेंस पेरियोडिकली एज एसेट मूव्स थ्रू मार्केट साइकिल, व्हेन एन इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल सिचुएशन और रिस्क एपेटाइट चेंजेस। या तो इन्वेस्टर की फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो जाए या उसकी रिस्क एपेटाइट चेंज हो जाए, तब आपको यहां पर रीबैलेंस करना होगा। और सेबी की क्या गाइडलाइंस है फॉर म्यूचुअल फंड? इफ एन एसेट एलोकेशन डेविएट्स ड्यू टू पैसिव ब्रीचेस, रीबैलेंसिंग मस्ट अकर विद इन 30 बिजनेस डेज। यानी वो कह रहा है कि जो एसेट एलोकेशन है वो पैसिव फंड्स की अगर वो ब्रीच डेविएट हो जाती है तो उसको वो रीबैलेंस करें 30 बिजनेस डेज के अंदर, एक्सेप्ट फॉर इंडेक्स फंड, ईटीएफ एंड ओवरनाइट फंड्स। आई होप आपको यहां पर समझ आ गया होगा। अब बहुत जरूरी, क्या हमें डीआईवाई करना चाहिए या एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए? एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे तो आपके पास भी एक क्वेश्चन आएगा कि सर मैं आपसे रेगुलर फंड क्यों लूं, मैं डायरेक्ट फंड क्यों ना लूं। ये क्वेश्चन आपके पास आएगा। वो आपको आपका क्लाइंट यही बोलेगा कि सर मैं तो आप डायरेक्ट फंड लूंगा ना, मैं रेगुलर फंड क्यों लूंगा।
मैं आपको ज्यादा पैसे क्यों दूं? तब आपको इसको समझाना है कि डायरेक्ट यानी डू इट योरसेल्फ अगर कह लो, DIY कह लो, वो तब जरूरी तब करना चाहिए जब आपको आपके प्रोडक्ट की, जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको प्रॉपर नॉलेज है। बट अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है और आपको नहीं है आइडिया कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं, और स्मॉल कैप में क्या रिस्क है, मिड कैप में क्या रिस्क है, कौन सी स्कीम बढ़िया है, कौन सी एएमसी अच्छी है, कौन सी एएमसी अच्छी नहीं है, ये सारी चीजें अगर आपको रिसर्च करना नहीं आता तो एक प्रोफेशनल की हेल्प लेना बेस्ट रहता है, क्योंकि प्रोफेशनल उस इंडस्ट्री में है। अब मैं एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूं, किसी से मिल रहा हूं, तो मुझे एक नॉर्मल इंसान से तो 10 गुना ज्यादा चीजें पता होगी, तो मैं अपने क्लाइंट की जल्दी हेल्प कर दूंगा एज कंपेयर टू जो DIY होगा, वो अपने बिजनेस में बिजी होगा, अपने काम पे बिजी होगा, वो एक्शन बहुत लेट लेगा, तो उसका नुकसान हो सकता है। तो इसका सिंपल आंसर है, मेरे से जब कोई पूछता है कि सर रेगुलर फंड्स मैं क्यों लूं या डायरेक्ट, मैं उसको सिंपल बोलता हूं, सर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स खुद मैनेज कर सकते हो, अगर आपके अंदर पावर है, दोस्तों से पूछ के इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, एडवाइजर का काम एडवाइजर ही करता है, या डिस्ट्रीब्यूटर का काम डिस्ट्रीब्यूटर ही करता है, दोस्त नहीं कर सकते। आप फैक्ट्री से डायरेक्ट सामान नहीं खरीद लाते, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हो या रिटेल शॉप से खरीदते हो। उसी तरह यहां डिस्ट्रीब्यूटर आपको हेल्प करता है हर एक चीज पे। तो मैं सिंपल बोलता हूं, अगर आप खुद कर सकते हो, आपको नॉलेज है, तो आपके लिए डायरेक्ट फंड्स है, अगर नहीं कर सकते तो आपके लिए रेगुलर फंड्स है। सिंपल आंसर। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना MCQ। 8 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना और ध्यान से समझना। What is the main objective of portfolio rebalancing? पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स बाय इन्वेस्टिंग इन ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ऑप्शन बी, एडजस्टिंग एसेट एलोकेशन टू मेंटेन द टारगेट रेशियो। ऑप्शन सी, अवॉइडिंग एनी चेंजेस इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। एंड ऑप्शन डी, होल्डिंग एसेट अंटिल दे रीच पीक वैल्यू। कमेंट करके बताइए राइट आंसर। 3, 2, 1। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडजस्टिंग एसेट एलोकेशन टू मेंटेन द टारगेट रेशियो। तो रीबैलेंसिंग करना जरूरी है, जिससे हमारी जो टारगेट रेशियो थी वो मेंटेन हो जाए, हमारी एसेट एलोकेशन मेंटेन हो जाए। According to SEBI guidelines, mutual fund must rebalance their portfolio within how many business days in case of passive breaches? म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियोज को कितने दिनों में रीबैलेंस करना जरूरी है अगर पैसिव ब्रीच हो जाता है? तो ऑप्शन ए 10 डेज, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 60। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 30 बिजनेस डेज। चलिए चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क? इन चारों में से कौन सा इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं है? ऑप्शन ए मार्केट रिस्क, ऑप्शन बी क्रेडिट रिस्क, ऑप्शन सी इन्फ्लेशन रिस्क एंड ऑप्शन डी सेविंग्स रिस्क। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सेविंग्स रिस्क। बाकी सारे मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्क है। फोर्थ क्वेश्चन है, क्रेडिट रिस्क इज प्राइमरली एसोसिएटेड credit risk is primarily associated with which type of investment? Option A stocks, option B bonds and fixed income securities, option C real estate and option D mutual funds. करेक्ट आंसर बताइए, क्रेडिट रिस्क किससे एसोसिएटेड है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। मैंने आपको बताया था क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है डिफॉल्ट रिस्क। क्रेडिट रिस्क मतलब कि आपके पैसा जो आपने इन्वेस्ट करा है उसमें डिफॉल्ट होने के कितने चांसेस हैं, तो वो हो गया आपका क्रेडिट रिस्क। और क्रेडिट रिस्क किससे एसोसिएटेड होता है? बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा क्वेश्चन है, रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास प्रोवाइड्स रिटर्न थ्रू। रियल एस्टेट अपने रिटर्न्स कैसे प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए कैपिटल एप्रिसिएशन एंड रेंटल इनकम, ऑप्शन बी डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट, ऑप्शन सी इंटरेस्ट पेमेंट एंड बॉन्ड यील्ड एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट सब्सिडीज। सो राइट आंसर इज रियल एस्टेट कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है और रेंटल इनकम, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स रिस्क प्रोफाइलिंग इन फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए बेस्ट डिस्क्राइब क्या करेगा रिस्क प्रोफाइलिंग को? ऑप्शन ए, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एन इन्वेस्टर्स एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू टेक रिस्क,
ऑप्शन बी, अ मेथड यूज्ड टू प्रेडिक्ट स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स. Option C, the act of diversifying investments across multiple asset classes. And option D, a technique for maximizing short-term profit. Correct answer is option number A, the process of determining an investor's ability and willingness to take risk. यानी फाइनेंशियल प्लानिंग करते टाइम हम जब रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं तो हम ये जानते हैं कि इन्वेस्टर्स की कितनी क्षमता है रिस्क लेने की, और वो रिस्क लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता. अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज लिक्विडिटी मीन इन कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लिक्विडिटी का क्या मतलब है. ऑप्शन ए, द एबिलिटी टू अर्न हायर रिटर्न्स. ऑप्शन बी, द ईज विद विच एन इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. ऑप्शन सी, द एबिलिटी ऑफ एन एसेट टू जनरेट फिक्स्ड इनकम. एंड ऑप्शन डी, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स ओन्ड बाय एन इन्वेस्टर. So correct answer is the ease with which an investment can be converted into cash. That is option number B. So liquidity का मतलब है कि भाई मेरे पैसे कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे. And last question, how does the rate of inflation impact the evaluation of an investment? Option A, it determines how much tax an investor needs to pay. Option B, it affects the real return on investment. Option C, it has no impact on investment performance. Option D, it only applies to fixed income investment. Correct answer बताओ. How does the rate of inflation impact the valuation of an investment? Correct answer is option number B, it affects the real return on investment. नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन सी नहीं है सर, ऑप्शन सी नहीं है. वो how does the rate of inflation impact the evaluation of an investment? इसका मतलब है, देखो इन्फ्लेशन जब होता है वो हमारी परचेजिंग पावर कम कर देता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. इट अफेक्ट्स द रियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारा रिटर्न कम हो जाता है. आई होप आपको एमसीक्यू सारे समझ आ गए होंगे. और आज की क्लास जो हमारा फर्स्ट सेशन था एनआईएसएम सीरीज 5A एग्जाम का, और फर्स्ट चैप्टर यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है. एनआईएसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है, चैप्टर का नाम कहां चला गया, इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, ये हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है. अगर आप चाहते हो कि ये आपको नोट्स मिले तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देना, मैं ग्रुप पे ये पीडीएफ डाल दूंगा. जो लोग ये यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है और पीडीएफ का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और फाइनेंशियल अड्डा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी टाइप के और एनआईएसएम से रिलेटेड वीडियोस भी आते हुए नजर आएंगे. तो अगर आप चाहते हो कि आप एनआईएसएम से रिलेटेड और सर्टिफिकेट्स करना चाहते हो और आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो मेक श्योर फाइनेंशियल अड्डा को आप जरूर सब्सक्राइब करिए. सो मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 एनआईएसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम सीरीज के. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नमस्कार.